बढ़ाने के लिए जो एक नया हम देख रहे हैं वो है 250 रुपए की सिप, ठीक है। जी लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कम पैसे की सिप नहीं थी। 100 रुपए की माइक्रो सिप ऑलरेडी जी बाजार हाँ। में है, जो कि कंपनियां उसको लाने में, उतनी ज़्यादा उसको प्रमोट करने में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब ये 250 रुपए की सिप बदलेगा ये कुछ? इससे कोई खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सेस कर पाना मुझे लगता है कि निवेशक के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि वो धनी हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से। ये जो हैबिट फॉर्मेशन है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 250 रुपये का, मुझे बचपन में याद है कि एक पिगी बैंक हुआ करता था जो हमारे स्कूल में चलता था। एक स्कूल का संचयिका उसे कहा जाता था, और वो पैसा जाता था पोस्ट ऑफिस में, और स्टूडेंट्स का खाता रखा जाता था स्कूल में कि आपने 100 रुपये दिया, आपने 50 रुपये दिया, और वो जो इंटरेस्ट मिलता था इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके मिलता था। तो उससे आपका कोई बहुत बड़ा रकम इकट्ठा नहीं हो रहा था, लेकिन बचत की आदत बन रही थी। और आज के दिन जब आपके लिए आपको 10 मिनट में चॉकलेट डिलीवर हो जाता है, और अगर आप 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की आदत पड़ जाती है, और आपके पास अगर एक 6,000 रुपये की पूंजी इकट्ठा हो जाती है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी शुरुआती काम करने वाले के लिए, किसी लोली काम करने वाले के लिए जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, उसके लिए 6,000 रुपये का पूंजी एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। और ये आदत पड़ जाना कि ये जादू इससे हो सकता है, और उसमें विश्वास बन पाना, उसमें ये बहुत ही कारगर होगा। और जिस तरह से आज हर एक के पास एक स्मार्टफोन है, हर एक आदमी यूपीआई यूज़ करने का आदी हो गया है। आप 5 मिनट में ऑर्डर करके चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं, तो निवेश क्यों नहीं? तो रेवोल्यूशन तो नहीं लाएगा, लेकिन नहीं, आदत लगाएगा। ये रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन है। ओके, सो यू अग्री कि इससे बदलाव हम इससे देखेंगे? बदलाव लगेगा, और ये सिप 5-7 इन्वेस्ट साल में मुझे दिखेगा कि अगर आपको किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भारत में हर एक आदत आदमी, लगाने की बात है ये। लोग कमाते हैं, लोग बचाते भी हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं, और वो बदल सकता है। अब लगाना हो अगर किसी को पैसा अभी के बाजार में, तो मैं आपको 3 सिनेरियो देने वाली और हूँ। इस 250 रुपये से भी पहले ना, मुझे लगता है कि ये जो जनधन स्कीम की ये फाउंडेशन बिल्ड हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग की पहुंच आप जो कमा बढ़ी। लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन आपके पास बैंक खाता ही नहीं है, तो आपके लिए कर पाना संभव नहीं होगा। और उसी के साथ अब जन निवेश की जन निवेश, कोशिश तो मुझे जो लगता चल है रही है। जनधन अकाउंट के साथ इस कंजंक्शन में अगर आप देखें, तो ये हर एक के लिए कर पाना संभव हो पाया है, एक्सेसिबल हो पाया है, और ये मुझे लगता है काफ़ी जादुई होगा, लेकिन 5-10 साल लगेगा। ओके, अब मुझे आप बताइए कि अगर आज के बाजार में कोई निवेश शुरू करना चाहता है, तो पहली बात उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए या नहीं, है उसे थोड़ा रुकना चाहिए? और 5,000 रुपये लगाने हैं तो मैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? न्यू इन्वेस्टर हूँ मैं। अगर आपको 5,000 रुपये महीना लगाना है, और अगर आपने नहीं लगाया है, अभी लगाऊं इस बाजार में? हमेशा ही लगाइए। बल्कि सबसे बढ़िया समय था लगाने का 20 साल पहले। जो कहा जाता है कि पेड़ लगाने का ना सबसे बढ़िया समय था 20 साल पहले, और नेक्स्ट बेस्ट समय अभी है। आप इंतज़ार करते रह जाइएगा। तो इसके बारे में सोचिए ही मत कि अभी है या नहीं है, लगाना शुरू कीजिए। अब कहाँ लगाएं? अगर आप नए निवेशक हैं, यंग हैं, उतार चढ़ाव से आपको जो खास चिंता नहीं होगी, आपके करियर की शुरुआत है, आप 35-40 साल से कम उम्र के हैं, तो किसी भी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में इसकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। अगर आप 40 साल पार कर चुके हैं, बाज़ार से आपका कोई परिचय नहीं है, और आप 5-10 हज़ार, 25 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, तो शुरुआत कीजिए थोड़े स्टेबल व्हीकल से। किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाइए। उसका कारण क्या है कि नया निवेशक जिसकी उम्र हो चुकी है, वो जब पैसा लगाता है, तो उसका रिएक्शन इस गिरावट में, वो बड़े अविश्वास के साथ बड़ी मुश्किल से शुरू कर रहा है, और उसमें उसका अविश्वास और पुख्ता हो जाता है। उसका बिलीफ बढ़ जाता है कि ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, ये तो बहुत रिस्की चीज़ है, कभी नहीं छूना चाहिए। और उस वजह से बहुत सारे लोग पैसा निकाल के हमेशा के लिए भाग जाते हैं। तो आपको एक ऐसे और क्यों अग्रेसिव हाइब्रिड फंड? क्योंकि उसमें 25% पैसा फिक्स्ड इनकम होता है। ये बाज़ार जब गिरता है, जैसे अभी भी बाज़ार गिरा है, स्मॉल कैप 20% गिरा है अपने पीक से, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड 7% गिरा है। 7% फंड गिरावट से भी निराशा होगी पीक से, लेकिन एसआईपी में अगर आपने 1 साल पहले किया होता तो शायद ये जो गिरावट है ये बहुत ही मामूली हो। तो शुरुआती दौर में विश्वास बनाने के लिए एक ऐसे व्हीकल का चुनाव करना जिसमें कि आपका विश्वास बन पाए, और डर के आप भागे नहीं, और डर के नहीं भागे जिस वजह से ये अपने आप ये सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेटिंग ये
म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का ज़रिया, जिसमें किसी ने भी अगर 5 साल निवेश किया है घटिया फंड में भी, तो उसे फ़ायदा ही हुआ है। मुझे कोई ऐसा और इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता है जहाँ पे आप बोल सकें कि 100% निवेशक जो 5 साल पैसा लगाया हो उसे फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो 5 साल इज अ गुड टाइम टू बी इन्वेस्टेड फॉर। कम से कम 5 साल के नज़रिए से ही आए, तब आपको निराशा नहीं डर होगी। के भागने वाली आपने बात की, लोग जो है शुरू तो कर देते हैं जोश में, टिक नहीं पाते हैं निवेश से, और ये जो है टिकना बहुत ज़रूरी है, जो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। ये उसका कारण कुछ और ही रहा है। उसका जो भारत के बाज़ार का इतिहास रहा है 1990 में भारतीय बाज़ार ओपन अप हुआ और बहुत लोग निवेश करने लग गए। और वहाँ पे जब शुरुआत में तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप स्टॉक में लगा ही नहीं सकते थे। उस समय स्टॉक मार्केट काफ़ी एक छोटा सा क्लोज क्लब था और केवल अमीर लोग ही लगा सकते थे और स्टॉक ब्रोकर इंटरेस्टेड भी नहीं थे आपको इंटरटेन करने में। उसका कारण क्या था कि उस समय हमारे यहाँ फिजिकल मार्केट था। आपने पता नहीं कभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देखा है कि नहीं? मैंने नहीं देखा है। हमारे पास कुछ नॉवेल्टी के तौर पे रखा हुआ है कि आप जब कंपनी का शेयर खरीदते थे तो एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी से आता था, और जब आप उसको किसी और से स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए खरीदते थे तो उसके साथ एक ट्रांसफ़र डीड लग करके आता था कि इसका ओनर मैं हूँ और वो ट्रांसफ़र डीड में साइन करके दे रहा हूँ कि अभी से आप ये एक तरह से ब्लैंक ट्रांसफ़र हो गया, फिर आप वही ब्लैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बहुत सारा बैड डिलीवरी ये वो हुआ करता था। उस समय जब 1992 में पहली बार एक बड़ा इक्विटी फंड है, बल्कि भारत में इक्विटी फंड की शुरुआत करीब 1986 से हुई थी मास्टर शेयर से, लेकिन बूम आया 1990 से कि 1990 में एक मैग्ना मल्टीप्लायर स्कीम 1990 आया, 800 करोड़ रुपए रेज किया। फिर उसके बाद मास्टर गेन आया 1992 में। 1992 में जो मास्टर गेन आया, तो जब बाजार चल जाता है उस समय केवल क्लोज्ड एंड फंड हुआ करते थे। उस समय आप म्यूचुअल फंड में SIP नहीं कर सकते थे। आप केवल एक फ़ंड आया 1 तारीख से 30 तारीख तक खुला है, आप उसमें लगा दीजिए, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो मॉर्गन स्टैनली, मास्टर गेन, ये सब ये शुरुआती दौर के फंड थे। होता क्या था कि जब लोग लगाने के लिए उत्सुक होते थे तब तक बाज़ार चढ़ चुका होता था, और जब लगा लेते थे और जब उनको अलॉट हो जाता था तब तक बाज़ार गिर जाता था। ये 2-3 साल तक, और हमारे यहाँ भारतीय बाज़ार 1990 से लेकर के 2002 तक बाज़ार चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। 1992 में भारतीय बाज़ार 4000 पे था और फिर दोबारा 2002 में भी 4000 पे ही था। इस बीच में कभी 6000 जाता था, कभी 2500 जाता था। ये ऊपर नीचे होते हुए तो लोगों का भारतीय बाज़ार में विश्वास नहीं था, और उसका कारण ये था कि उस समय बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी। इंडिया 1990 में लिबरलाइज हुआ, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे सेक्टर्स को खोल दिया गया, और जब ओपन अप हुआ तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव थी ही नहीं। हमारे यहाँ उसके पहले बजाज स्कूटर मिलता था, मारुति कार बनता था जो कि एक सरकारी कंपनी थी, मारुति सुजुकी आधी सरकारी कंपनी थी। तो भारतीय बाज़ार जैसे ही खुला तो बहुत सारी कंपनियां जो कॉम्पिटिटिव नहीं थी। हमारे यहाँ टेलीविज़न नहीं बना करता था, हमारे यहाँ टेलीविज़न केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बना करता था। टेक्सला, टेलेरामा, वो सब शायद आपको याद भी, सेलोरा, और ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद जब सेक्टर खुला तो आप देखिए कि केवल दुनिया के जो 4 बड़े ब्रांड्स हैं वो बिकते हैं और वो कंपनियां नहीं हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो वो उथल पुथल का समय था जिस समय कंपनियां बंद हो रही थी, और ये सारी लिस्टेड कंपनी थी उस समय। तो ओनिडा एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो कि या पिक्चर ट्यूब बनाने वाला एक सैमटेल था। ये कंपनियां कहाँ चली गई पता नहीं। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां गायब हो गई, बहुत सारी कंपनियों में लोगों का पैसा डूब गया, और उसमें ये बाज़ार ऊपर नीचे होता रहा। और तो जब बाज़ार चल जाता था तो लोग लगाते थे, गिर जाता था तो निकालते थे। लोगों का अविश्वास का कारण यही था। और अगर कुछ बच जाता था तो स्टॉक ब्रोकर आप हमेशा ही महंगा खरीदते थे और सस्ता बेचते थे। बाज़ार भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। भारतीय बाज़ार में 4-5 चीज़ें हुई कि डीमैटेरियलाइजेशन हुआ, म्यूचुअल फंड्स आए, ओपन एंड फंड्स आए, कंपनियों का जो भारतीय कंपनी बेईमानों का अड्डा हुआ करता था। अगर कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी चलाता है तो कंपनी से कितना पैसा चुरा लेता है, इस पे ही आधारित ये बिजनेस प्लान का एक मॉडल हुआ करता था कि आप बोरो करते थे IFCI से, ICICI से,
IDBI से, और कंपनी से अगर आप पैसा निकाल लेते थे और अपने प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन वो दिखाते थे, और वो उसका असर काफ़ी दिनों तक रहा, 8-10 साल तक, 20-15 साल तक रहा। यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आया 92-93 में, जब इन्फोसिस आया, और इन्फोसिस के सक्सेसफुल होने में एक बड़ा कारण ये था कि उन लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक स्टैंडर्ड सेट किया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शुरू में मुझे याद है कि 90 के दशक में स्टॉक ब्रोकर मुझे ये कहा करते थे कि ये देखिए, ये कंपनी का दाम चढ़ रहा है, ये चल रहा है, और काफ़ी हद तक सच भी हो गया सत्यम के दिवालिया होने से, कि इन्फोसिस जो के पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई प्लांट है, ना कोई, ये कंप्यूटर खरीदता है और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये चल पाएगा क्या? लोगों का एक सर्विस बिजनेस के स्केलिंग अप में विश्वास नहीं होना, या ये लगना, और उसमें इन्फोसिस का ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाना कि आप पैसा अपने बिज़नेस को स्केल अप कर पाते हैं एक टेक्नोलॉजी बिज़नेस में, एक सर्विस बिज़नेस में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, और इस वजह से ये 8 लाख करोड़ की कंपनी हो जाती है। और 8 लाख करोड़ की कंपनी होने की वजह से इसका ये बाज़ार में प्रीमियम कमांड करता है, और प्रीमियम कमांड करने से लोग, बहुत सारे प्रमोटर्स को ये लगा कि ईमानदारी भी फ़ायदे का सौदा है। उसके पहले लोग, सारे प्रमोटर्स का 2 कारोबार होता था कि आप एक कुछ बनाएंगे, कुछ बेचेंगे, और अगर बिक गया तो अच्छा है, नहीं तो कंपनी से हम तो पैसा निकाल लेंगे। तो वो जो अविश्वास है वो लोग विश्वास। अब आप देखिए कि जितनी भी कंपनी पिछले भारत में 20-30 साल में इस्टेब्लिश हो पाई हैं, जो बाज़ार में प्रीमियम कमांड करती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसमें सेबी तो 1990 में बनी थी, 92 में बनी। तो जो सेबी का जो रेगुलेशंस है, जो कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया है, जिसको कंप्लाई करती हैं, वहाँ पे कंपनियों का ट्रांसपेरेंट होना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कायदे से डील करना, कंपनियों का इस तरह से कंडक्ट करना कि लोगों का विश्वास बन पाए, तो कंपनियों में बदलाव, इन्वेस्टर्स में बदलाव, इन्वेस्टर्स का सवाल पूछना, और इस वजह से बाज़ार में प्रीमियम कमांड करना, तो लोगों को लगा कि ये तो ईमानदारी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। उसके पहले लोगों को लगता था कि बेईमानी रिवॉर्डिंग है, अगर आप कंपनी से पैसा नहीं चुराते हैं तो आप कंपनी से पैसा बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपको लगा कि अगर आप कंपनी से पैसा मन लगा के कंपनी चलाते हैं, कंपनी बड़ी हो पाती है, लोगों का विश्वास बन पाता है, तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो 25 होगा, और लोग उस पर प्रीमियम देने को तैयार होंगे, जिस वजह से आपके होल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा बाज़ार बिल्कुल सट्टाबाज बाज़ार था, कभी बढ़ता था, कभी घटता था। बढ़ाने के लिए आपको पर अब अगर सुधार आ भी गए हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप कह रहे हैं हमारा रेगुलेटर जो है वो जिस तरह से म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर भी अब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आई है, फिर भी लोग अपने निवेश से टिकते क्यों नहीं है? वो छोड़ क्यों देते हैं? मतलब 40 to 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था कि ये इसका परिप्रेक्ष्य ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। लेकिन और उसके अलावा तो निवेश एक बहुत मुश्किल काम है। आज निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आज आपको जो मन कर रहा है उस मन को मारिए और उस पैसे को लगाइए। तो इन्वेस्टमेंट आसान काम नहीं है, ये डेफरमेंट है अपने कंजम्पशन का। अगर आपके पास आज पैसा है और आप उसको कंज्यूम कर सकती हैं, तो और कोई आपको आके बोले कि, और एक इस पे एक हार्वर्ड में एक रिसर्च किया गया था कुछ 2000 बच्चों पे, तो लोग जेनेटिकली कन्फिगर्ड होते हैं इस तरह से एक क्लासरूम और बहुत सारे क्लासरूम में, और फिर उसके बाद उस 20 साल बाद इसको अध्ययन किया गया। एक क्लासरूम में आप जा कर के आपने चॉकलेट दिया, कुछ मार्शमेलो उनको दिया गया, और बच्चों को दिया गया कि अगर इसको तुम अभी खा लोगे, ये तुमको 1 मिल रहा है, और अगर नहीं खाते हो तो तुम्हें कल 2 मिलेगा। तो आधे लोगों ने खा लिया। तो कुछ लोग हैं जो कि अभी खा लेंगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं लेंगे और बोलेंगे कि ठीक है कल मुझे 2 देना। और जिन लोगों ने नहीं खाया था ना, वो भविष्य में 20 साल के बाद वो बड़े सक्सेसफुल थे अपने एक्यूमुलेशन में, अपने करियर में, क्योंकि ये जो डेफरल है, ये जो एक्यूमुलेशन के लिए आज अपना मन मारना, और ये अधिकतर चीज़ों में, अधिकतर डायमेंशंस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा क्रिटिकल चीज़ है। मन मारना बहुत अच्छा है मुझे आपकी ये फिलॉसफी। नहीं मतलब मन मारना कि आपको मन कर रहा है, आपके पास जेब में 5000 रुपया है, आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोवेव चाहिए, बड़ा दिक्कत होता है, फिर आप उसको, और अधिकतर आज के दिन एक दूसरी समस्या ये हुई है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो
स्कूटर खरीदने के लिए 7 साल वेट करना पड़ता था, कार खरीदने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता था। जब एशियन गेम्स हुआ था तो बहुत दिनों के बाद लोग लाइन लगा के टीवी खरीद रहे थे और दुकानों में टीवी नहीं मिल रहा था। हम लोग एक स्टार्व्ड इकोनॉमी थे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और थी। अब सब कुछ आपके आसपास है। सब कुछ आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तब भी उपलब्ध है। आप जाइएगा तो वो आपको पकड़ के बेच देगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आइए, आपका सिविल का इवैल्यूएशन करते हैं और आप आगे बढ़िए, मैं ठेले पे भेज रहा हूँ। तो आप लेने जाइएगा 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर और भेज देगा 270 लीटर का, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो जब आप अपनी भविष्य की आमदनी को आज कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आप आज की आमदनी को भविष्य के लिए आप अपना रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में 1/3 लोग बचाने वाले हैं, 2/3 लोग भविष्य की आमदनी को खाने वाले हैं। और इसलिए, और ये जो 1/3 लोग जो शुरुआत करते हैं, जो समझदार हैं, जो भविष्य के लिए लगाने वाले हैं, वो भी तुक्के से आ गए हैं। वो भविष्य के लगाने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा दिन डेफर करने से मेरे पास ज़्यादा रातों रात कुछ जादू हो जाएगा। तो ये जब तक समझ में आता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है।